होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1967 तक हिंदुस्तान में केंद्र में और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सत्ता थी, इसीलिए किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन 67 के चुनाव के बाद में क्या हुआ, कांग्रेस की ताकत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और बड़ी थोड़े से मत से वो कांग्रेस को बहुमत मिला और बहुत सारे राज्यों में केंद्र से कांग्रेस से अलग दूसरी पार्टियां सरकार में आई, ठीक है। तो इसके कारण से अब सेंटर और स्टेट में तनाव बढ़ने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें पार्टीशन के हालात को देखते हुए केंद्र को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान किया गया, खास करके फिनेंशियल मैटर्स में और बहुत सारे अन्य दिगर मामले में, ठीक है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने देखा कि हिंदुस्तान में शुरू से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, सेंट्रीपिटल, जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको सेंट्रीपिटल बल कहते हैं और जो केंद्र से बाहर बल जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जब भी केंद्र कमज़ोर होती है तो दूसरे जो राज्य या अन्य इकाइयाँ जो हैं वो अपना सिर उठा लेती है और केंद्र से अलग होने की कोशिश करने लगती है। तो आपने मुगलों के समय में भी देखा, सल्तनत पीरियड में भी देखा, उसके पहले गुप्त पीरियड के डायनेस्टी खत्म होने के बाद में देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, ये भी आपने देखा। तो पूरा हिंदुस्तान का इतिहास यही बताता है। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि केंद्र को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया। अब जब राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार आई और कम्युनिस्टों की सरकार 77 में आई, डीएमके की सरकार 1969 में वहाँ तमिलनाडु में आई, जो कांग्रेस को सत्ता से हटा करके खुद मेजॉरिटी प्राप्त किया डीएमके ने। तो इस तरह से आप देखते हैं यूपी में, बिहार में सम्मिश्र सरकारें बनी, मध्य प्रदेश में सम्मिश्र सरकार बनी। तो अब क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट में तनाव बढ़ने लगा और यह तनाव का मुख्य कारण क्या था, पहला मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है जो केंद्र जो अपनाता है उस पर केंद्र और राज्य में विवाद था। होना तो ये चाहिए कि जिस राज्य के आप राज्यपाल बना रहे हैं वहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श लीजिए, लेकिन केंद्र इस मामले में राज्यों से बिना पूछे, बिना उनसे सलाह मशविरा किए स्वतः अपने पार्टी के जैसे जिस केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, मान लो कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार है, तो वो अपने दल के जो एक्टिव मेंबर हैं उनको राज्यों में राज्यपाल के रूप में उनको नियुक्त कर दिया। दूसरा, इम्पोजिशन ऑफ, जबरन राज्यों में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का रूल धारा 356 लगा देना, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल और 356 का उपयोग किया गया है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो प्रोविजन हम डाल रहे हैं वो डेड लेटर के रूप में काम करेगा, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं होगा और ये बहुत ही विकट परिस्थिति में इस धारा का उपयोग किया जाएगा। लेकिन बाद के नेताओं ने क्या किया, सत्ताधीशों ने इसका खुल्लम खुल्ला इसका बेजा इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये भी सेंटर और केंद्र में विवाद के कारण बने। तीसरा, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, मैंने इसके पूर्व में वीडियो में आपको क्या बताया था कि केंद्र के पास में और राज्य के पास में दोनों को कर लगाने का पावर है, अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, लेकिन जो केंद्र को जो टैक्सेज या जो करों को उगाही करने का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब लचीला। अब जैसे कि एक उदाहरण है, मान लीजिए कि देश में इकोनॉमिक बूम हो गया और देश जबरदस्त रूप से एक्सपोर्ट करने लगा, अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है वो, और उससे एक्सपोर्ट करने से क्या हुआ, वो कस्टम ड्यूटी लगाएगा,
कस्टम का पैसा किसके पास आता है? केंद्र के पास है। या कोई सामान मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, तो उस पर भी वो टैक्स लगाता है जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, उस पर पैसा किसके पास जाएगा? दूसरा, आपको मैंने कहा था एक्साइज ड्यूटी, जब कोई सामान बनता है तो बनने के बाद में जब मार्केट में जाता है तो उसके पहले जो कॉस्ट ऑफ प्राइस है प्लस एक्साइज ड्यूटी दोनों को मिला करके उसके बाद में मार्केट प्राइस निर्धारित होता है, ठीक है। तो वहां पर एक्साइज ड्यूटी किसको प्राप्त हो रहा है? केंद्र को मिल रहा है। लेकिन एक फैक्ट्री के निर्माण में राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया कि अगर राज्य का जमीन आप लेंगे सबसे पहले, उसके बाद में रोड का विकास किया जाएगा, राज्य भी करेगा विकास, बिजली प्रदाय करने की व्यवस्था राज्य करेगा, मजदूरों की व्यवस्था करेगा। अगर मजदूर और मैनेजमेंट में झगड़े होंगे तो उसको, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उसकी पुलिस जो है वो रात दिन वहां पर काम करेगी। तो बहुत सारे लायबिलिटी क्या हैं? राज्यों पर है। लेकिन जब मुनाफा की बात आई तो किसके पास है? केंद्र के पास। तो ये जो है, और दूसरी बात, राज्यों का जो सबसे बड़ा जो शेयर है टैक्स में वो है लैंड रेवेन्यू। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि लैंड, जब देश आज़ाद हुआ था तो 36-37 करोड़ देश की आबादी थी। अभी कितना हो गया? 130 करोड़ हो गया। तो लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है। जिस व्यक्ति को आज से 70-72 साल पहले 100 एकड़ जमीन होता था, आज उसके 4 पुश्त बीतने के बाद में मुश्किल से 4 एकड़ जमीन है। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब राज्यों ने क्या किया? चूंकि उन्हें चुनाव जीतना होता है तो लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये जो मेजर चेंज का, और दूसरा सेल टैक्स, ये दो जो इंपॉर्टेंट हैं आइटम, ये सबसे बड़े राज्यों के स्रोत हैं। अब लैंड रेवेन्यू क्या है? वो डेड लेटर हो गया है। कोई राज्य सरकार लैंड रेवेन्यू के जो दर है उसको रिवाइज करना नहीं चाहता है। क्यों? उसको डर लगता है कि कहीं हमारी सरकार ना पलट जाए, तो अगली बार हम सरकार में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कलेक्टर का जो बेसिक काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, उसी से वर्ड निकला कलेक्टर, ऐसा व्यक्ति जो लैंड रेवेन्यू जमा करता है, ठीक है। लेकिन आज बेसिकली लैंड रेवेन्यू का काम वो नहीं करता है। लैंड रेवेन्यू तो पूरे जो जितने राज्य में जो भी लैंड है उस सारे लैंड का अनेक प्रकार का वेरिएंट होता है। कोई बहुत ज़्यादा इरिगेटेड, मान लो लैंड क्या होगा? इरिगेटेड लैंड होगा, दूसरा अनइरिगेटेड लैंड होगा, असिंचित भूमि। इरिगेटेड लैंड से मतलब क्या है? जहां पर राज्य सरकार ने कैनाल चलाई हुई है या ट्यूबवेल गाड़ा हुआ है, उसको सिंचित भूमि कहते हैं। अब हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी में आज मैं सुबह खुद सुन रहा था, अब उसको सुनिए। इरिगेटेड लैंड, उसके लिए दर अलग होंगे। जो अनइरिगेटेड लैंड का जो लैंड रेवेन्यू अलग होगा। जो भीठा जमीन है, जो ऊंचा जमीन है, ऊंचा जमीन है जिसमें कि एक फसल ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके रेवेन्यू अलग निर्धारित होंगे। जो बाग है, उद्यान है, जो आम के बगीचे हैं, उसके भी रेवेन्यू अलग होंगे। तो सबके अलग अलग रेवेन्यू हैं और उसको समय समय पर मॉडिफाई करना होता है, संशोधित करना होता है। तो राज्य सरकार कर रही है क्या? नहीं कर रही है। अभी हम लोग 20-25 साल से तो कभी लैंड रेवेन्यू दिए ही नहीं, मैंने खुद नहीं दिया है। तो नहीं, वो तो राज्य सरकार ही करेगी। केंद्र सरकार जाती है, क्योंकि उनकी सरकार, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहाँ, तो उन्होंने, उनकी सरकार है ना वहाँ बीजेपी की, आसाम में। हाँ, तो जमीन बांटने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार के पास है ना लैंड। और जो आपको मैंने जो लिस्ट बताई हुई है 7 शेड्यूल में, उसमें लैंड किसके पास है? केवल दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है या जो दूसरे जो यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर तो केंद्र सरकार का सीधे दखल है। राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ। राज्य में जो लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये फिनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट ऑन सेंटर, ये तीसरा विवाद का कारण है। एक और है इंक्रोचमेंट ऑफ। अब आपको मैंने पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शन, उसमें देखिएगा मेरा वीडियो अगर नहीं पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या आर्टिकल 249 क्या बताता है? 249, 250, ये पढ़िएगा आर्टिकल। इसमें जो जैसे कि इंक्रोचमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, आपको मालूम है कि 7 शेड्यूल में
राज्यों के लिए अलग लिस्ट बनाए गए हैं, केंद्र के लिए अलग लिस्ट है, और कंकरेंट मतलब समवर्ती सूची अलग है। अब देश में संविधान लागू होने के बाद में बहुत सारे आइटम जो स्टेट लिस्ट में थे वो क्या हो गए, कंकरेंट लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एजुकेशन, शिक्षा, अब ये जब देश में संविधान लागू हुआ था शिक्षा का, तो ये कहाँ था, स्टेट लिस्ट में। अब ये कहाँ चला गया, समवर्ती सूची में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर कि पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट को कम करते हुए, उस पर अतिक्रमण करते हुए उसको समवर्ती या केंद्रीय सूची में डाल रखा है। तो इससे भी विवाद उत्पन्न हुए हैं। और इसके अलावा राज्यों को इस बात का बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ क्यों है। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज। ये करते तो राज्य में काम, ठीक है, लेकिन इनका जो सर्विस कंडीशन तय कौन करता है, केंद्र सरकार। तो राज्यों को इस बात की तकलीफ है कि उनका कहना है कि या एक सर्विसेज 2 करिए, एक सेंट्रल सर्विसेज करिए जैसे इनकम टैक्स है, और जैसे कस्टम सर्विसेज या एक्साइज सर्विसेज है या रेलवे सर्विसेज है, तो ये सब सेंट्रल सर्विसेज हैं। या तो एक सेंट्रल सर्विसेज करिए और दूसरा स्टेट सर्विसेज करिए। स्टेट सर्विसेज में जैसे SDM आता है, DSP आता है, ये सब अब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके लिए आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 2 प्रकार की सर्विस होनी चाहिए। पहला एक सेंट्रल सर्विसेज और दूसरा स्टेट सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज को मिटाओ, खत्म करिए आप। ये विवाद इसलिए है, उनको डर इस बात का रहता है कि ये चूंकि केंद्र सरकार के नौकर हैं, तो राज्यों में क्या क्या हो रहा है ये सारा जानकारी जो है वो केंद्र सरकार को मिलता रहता है। दे आर नॉट लॉयल टू अस। हालांकि वो राज्य में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, माने उनका ये एक शंका है कि बड़े बड़े पदों पर, राज्यों के जितने भी बड़े पद हैं वहां पर कौन बैठा हुआ है, IAS बैठा हुआ है, IPS बैठा हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो नौकर किसके हैं, उनका सर्विस कंडीशन कौन तय कर रहा है, भारत सरकार। ठीक है, तो वो जो ये पावर जो है वो राज्य केंद्र सरकार के पास में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसी से भयभीत होकर के राज्य सरकारों का ये कहना है कि इसको आप खत्म करिए। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पहले वीडियो में आपको पूरे डिटेल में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में जो तनाव के कारण है उसके बारे में हमने बताए हैं, उसको आप जरूर आप पढ़िए। अब दोस्तों आपको पूछा जाएगा, ये तो आपने बैकग्राउंड में लिखा, ये सारे पॉइंट्स आपने बैकग्राउंड में लिखेंगे कि ये सेंटर और स्टेट में तनाव के बैकग्राउंड क्या है, कारण क्या क्या है। अब आपसे क्वेश्चन, जो मूल जो क्वेश्चन है पूछा क्या है, हाउ टू इंप्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसके लिए आप राज्य और केंद्र में जो संबंध है उसमें बेहतर कैसे लाया जाए, इसके लिए आप क्या क्या लिखेंगे, ये सारे बैकग्राउंड में आपको लिखने होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हेडेड बाय मोरारजी देसाई इन 1966। ठीक है, उसके बाद राजा मन्नार कमेटी, ये DMK गवर्नमेंट ने स्थापित किया था 1969 में। उसके बाद में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1969, इसके बाद 1973 में ये अकाली गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया था। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977 में जब कम्युनिस्टों की सरकार वेस्ट बंगाल में आई तो उन्होंने एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था केंद्र सरकार को। और इसके बाद में भारत सरकार ने सरकारिया कमीशन 1983 में गठन किया। उसके बाद में फिर पुंछी कमीशन 2007 में भारत सरकार ने गठित किया। ठीक है, तो ये सारे बैकग्राउंड में आपको लिखने होंगे। अब दोस्तों इतना आप लिख लिए, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप सेंटर स्टेट रिलेशन को कैसे स्मूथ करेंगे, बेहतर करेंगे। उसके लिए पहला आप क्या क्या लिखेंगे, पहला कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट हो उसमें राज्यों के भी उनका सहमति लिया जाए और एक पैनल बनाया जाए
3-4 लोगों की लिस्ट रखे जाएं और वो राज्यों के पास में भेजे जाएं, ठीक है। तो उसमें से भी जो चार जो कैंडिडेट है उस पर अगर दोनों में सहमति हुआ तो उसके बाद से उसमें से किसी एक को गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि जितना भी कमिटी मैंने अभी आपको बताया, सभी में इसी बात का फोकस है कि गवर्नर, कि जिस तरह से गवर्नर दादागिरी करता रहा है और राज्यों की सरकार को आनन फानन में गिरा देता है, उससे राज्यों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ठीक है। तो गवर्नर की भूमिका एक तो आप देखेंगे कि जो धारा 356 लागू करने में, और दूसरा किसी को भी मुख्यमंत्री आसीन कर देना, भले ही वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए जो मेजोरिटी होता है उसको कमांड कर रहा होगा या नहीं कर रहा है। जैसे आपने अभी महाराष्ट्र में देखा था, सुबह 6 बजे में गवर्नर ने क्या किया था, 2 लोगों को शपथ ग्रहण करा दिया था। भाई ये नहीं देखा कि भाई इनके पास में मेजोरिटी है या नहीं है। अभी उसको बताऊं कैसे बन गया। मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का 6 महीने के अंदर में आपको सदस्य होना जरूरी है। आप यहां पर स्टूडेंट हैं, आपके 25 साल उम्र हो गया, 25 ईयर्स मान लो, क्योंकि आपको एमएलए बनने के लिए कितनी योग्यता है, 25 साल होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप उसके लिए मुख्यमंत्री की, उसके लिए एमएलए और एमएलसी बनने की भी जरूरत नहीं है। 6 मंथ तक कोई भी देश का नागरिक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, भले वो दोनों सदन का सदस्य है या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि उद्धव ठाकरे कैसे मुख्यमंत्री बन गया, जब वो विधानसभा के सदस्य नहीं था, विधान परिषद सदस्य तो बाद में बना है। वो तो जिस समय में मुख्यमंत्री बना था तब उस समय में दोनों सदनों में से किसी सदन का मेंबर भी नहीं था, केवल पार्टी का अध्यक्ष था। तो हमारे संविधान में ये नियम है कि कोई भी आदमी जो, जैसे प्रधानमंत्री के लिए योग्यता मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 साल, या मुख्यमंत्री के लिए 25 साल, राज्यसभा के मेंबर के लिए योग्यता कितना होना चाहिए, 30 साल, एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। ये सब याद रखना होगा। और एक नगर पालिका के सदस्य को चुनने के लिए, इलेक्टेड होने के लिए कितना चाहिए, 21 साल। ये सब याद रखिए। अभी अपने ग्रुप में एक लड़के ने डाला भी था। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा या विधानसभा का सदस्य हों। हाँ, लेकिन जब आप एक बार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद में 6 महीने के अंतराल में आपको लोकसभा का सदस्य बनना होगा, और अगर मुख्यमंत्री हैं तो आपको 6 महीने के अंदर में विधानसभा का सदस्य बनना होगा, या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। अगर प्रधानमंत्री हैं, आप जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी तो राज्यसभा की मेंबर थी, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी योग्यता उम्र होना चाहिए, 30 साल। उसी तरह से विधान परिषद के मेंबर बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सभा के सदस्य बनने जा रहे हैं। अगर मान लो आपका उम्र 25 साल है और आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो आप तो राज्यसभा का मेंबर तो बन नहीं सकते, क्योंकि उसमें योग्यता कितना है, 30 साल का उम्र होना चाहिए आपको। लेकिन आप हैं 25 साल के और आप प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि प्रेसिडेंट ने आपको शपथ दिलाई हुई है। तो उस स्थिति में क्या करना होगा, उसको लोकसभा का सदस्य बनना होगा विदिन 6 मंथ। जिस दिन उसने ओथ लिया उसके 6 महीने के अंदर में उसको लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कोई मुख्यमंत्री है और वहां पर 2 सदनीय व्यवस्था है, अब एमपी में तो 2 सदन है ही नहीं, तो यहां पर केवल एक विधानसभा है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कि जब जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद है, उसको मिला करके कुल 6 राज्यों में, अब तो 5 राज्य रह गए, 5 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है अभी वर्तमान में। तो 5 उसमें, तो अगर उस राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उस स्थिति में उसको क्या करना होगा, या तो या तो विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर बनना होगा। अब क्लियर है पॉइंट कि सेंटर स्टेट के रिलेशन को हम कैसे इंप्रूव करेंगे,
कैसे बेहतर तरीके से संचालन होगा। तो हमने क्या कहा, पहला पॉइंट क्या कहा था वो बताया मैंने। अब दूसरा पॉइंट क्या है, करों में हिस्सेदारी बढ़ाना। तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे बढ़ाओगे संबंध। राज्यों की सूची में केंद्र की या संसद की दखलंदाजी नहीं होना, यही है ना। तीसरा क्या है, चौथा पहला तो राज्यपाल लोगों की नियुक्ति में राज्यों की सहमति लेना, यही लिखा था ना हमने। अखिल भारतीय के प्रभाव को कम करना, ठीक है। पांचवा, पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि जैसे जो कम्युनिकेशन में ही आते हैं ना ये, जैसे रेलवे हुआ या बंदरगाह हुआ, जैसे पोर्ट कहते हैं, समुद्र बंदर, जहाँ से समुद्र के माध्यम से सामान का आवाजाही होता है, या हवाई जहाज़ से सामान का माल ढुलाई हवाई जहाज़ भी है। तो ये सारे जो जैसे पोस्ट टेलीग्राफ है या आप इंटरनेट देख रहे हैं, तो ये ऐसे चीज़ें हैं जिसका कि किसी एक राज्य तक उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। उसका जो फंक्शन होता है वो बहुत सारे राज्यों में होता है। तो ये तो आप देखेंगे अमेरिका में भी या दूसरे जो देश हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है हमेशा केंद्र सरकार के पास होता है। जो भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आपको हमने बताया क्या क्या, संचार, जिसको हिंदी में संचार कहते हैं, तो संचार जो है वो केंद्र के पास में रहता है। अगर आइडियल जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, जो संघात्मक जो व्यवस्था होती है, उसमें चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो क्या क्या है, पहला डिफेंस, प्रतिरक्षा, दूसरा विदेश, तीसरा संचार, संचार में ही कम्युनिकेशन को ही संचार कहते हैं, और चौथा करेंसी। करेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे, मुद्रा। ये चार चीज जो है, मुद्रा, ये चार चीज तो किसी भी संघात्मक व्यवस्था में केंद्र के पास में रहेगा। अभी आपने जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा, ये चार चीज जो है ये सब, या आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो अभी आपको बताया, जो अकालियों ने प्रस्ताव पारित किया था, उसमें उनका क्या कहना था कि डिफेंस मतलब प्रतिरक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा, ये चार जो है वो केंद्र के पास होना चाहिए, और बाकी सारे जो अधिकार हैं, जो सारे जो सूची हैं यूनियन लिस्ट में, वो सब राज्यों के पास होना चाहिए। वो भाई उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, मैंने आपको क्या बताया कि भाई उनका काम है प्रस्ताव पारित करना। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में मात्र 18 सूची है, 18 आइटम हैं जो केंद्र के पास में है, और बाकी सारे किसके पास में है, राज्यों के पास में। क्यों? क्योंकि वहां के 13 कॉलोनी ने मिलकर के केंद्र सरकार की रचना किया है 1776 में, जब उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया, और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट बनाया था 1792 में, ठीक है ना, बंगाल प्रांत में, जो बाद में यहाँ पर गवर्नर जनरल बना था, वो जॉर्ज वाशिंगटन के सामने जो है ना अंग्रेजी सेना का कमांडर इन चीफ था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हारा था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो संघ का निर्माण हुआ वो राज्यों ने मिलकर के कंप्रोमाइज फार्मूला के तहत में किया। लेकिन हमारे देश में कोई राज्यों ने कंप्रोमाइज करके या समझौता करके कोई केंद्र का निर्माण नहीं किया है। हमारे यहाँ ऑलरेडी अंग्रेज पूरे भारतवर्ष में छाए हुए थे, पाकिस्तान में छाया हुआ था, ठीक है। उनके पास में एक समय तो बर्मा और श्रीलंका भी था, साथ में अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा उनके पास में था, ठीक है। तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, हमारे देश की परिस्थिति अलग है। और हमको ये भी पता है कि इस 5000 वर्ष का हमारा इतिहास है, और अमेरिका का क्या इतिहास है, 200-250 वर्षों का इतिहास है, 300 वर्षों का इतिहास है। हमारा क्या इतिहास है? हमारा 5000 वर्ष का इतिहास है। हमारा कल्चर सबसे पुराना कल्चर है, उनका क्या है? तो इसीलिए सब देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या देखा कि यहाँ पर जो डिवाइसिव फोर्सेज हैं, जो
विभाजनकारी तत्व हैं वो हमेशा हावी रहे, और जब भी केंद्र सरकार कमजोर हुई है तो ये विभाजनकारी तत्व सिर उठा करके अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कि मुगलों के पतन के बाद में क्या हुआ, अवध का नवाब जो मुगल सम्राट का कारिंदा था उसने अपने आप को घोषित कर लिया आज़ाद। हैदराबाद का निजाम वो कौन था, वो भाई मुगल बादशाह का कौन था, वो मंत्री था, ठीक है। यहाँ से जाकर के वहाँ पर उसने सत्ता स्थापित कर लिया। तो आप क्या देखते हैं हिंदुस्तान में कि जो ही देखा कि मुगलों की ताकत कमजोर होगी, बहुत सारे राज्यों ने, बंगाल में अलवर्दी खान ने अपने आप को झंडा खड़ा कर दिया और उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। तो इस तरह से हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो अलग है और अमेरिका का इतिहास अलग है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका में मात्र 18 आइटम आज भी है और हमारे यहाँ आइटम कितने हैं, 100 से ऊपर आइटम हैं केंद्र यूनियन लिस्ट में, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या, केंद्र और राज्य को संबंध को मजबूत करने के लिए और क्या आप सलाह देंगे? तो वो तो मैंने पॉइंट बता दे, करों में हिस्सेदारी बढ़ाना। फिनेंशियल मैटर में आप कितना ज़्यादा लिखोगे, ज़्यादा तो लिखने की जरूरत नहीं, या आपको रिवीजन भी कर सकते हैं कि जो फिनेंशियल रिलेशनशिप जो है जिसमें कि केंद्र के पास में बहुत ज़्यादा ताकत दी गई है वित्तीय मामले में, उसका पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। और जैसे कि संविधान सभा में जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो उस समय में 2 बातें जोड़ी गई थी, कौन कौन, कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज। तो उस समय में संविधान सभा में जो बैठे थे, जब पाकिस्तान अलग नहीं बना था, संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन कब शुरू हुआ था बताइए आप लोग? 9 दिसंबर 1946। और जवाहरलाल नेहरू ने रिजोल्यूशन कब, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी रिजोल्यूशन। आप देखेंगे कि पॉलिसी रिजोल्यूशन और प्रियम्बुल में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम है। और ये पॉलिसी रिजोल्यूशन भारत के प्रधानमंत्री ने कब पेश किया था? जब पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था, मतलब पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब संविधान सभा में जो वहाँ पर जो सदस्य बैठे थे, उन्होंने अपना मंशा जाहिर कर दिया था कि हम इस तरह के हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान अलग बनने वाला है, ठीक है। तो उस समय में कॉरपोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटीज, इसमें भी राज्यों के हिस्सा की बात आई थी, लेकिन बाद में इस प्रोविज़न को, जब देश पार्टीशन हो गया, इस प्रोविज़न को हटा करके केवल यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। तो इसका भी रिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एक तो फिनेंशियल मैटर में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना, इसको आप थोड़ा सा लेंदी करके लिखोगे तो आपको 250 वर्ड में लिखना है। ज़्यादा आप लिखोगे तो उसी से पूरा कागज़ भर जाएगा, तो फिर आप दूसरे पॉइंट लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं में प्रभाव को कम, उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है? आप इस तरफ से कोई बड़ी बोलिए, ये आपसे सलाह पूछ रहा है, दिस इज योर सजेशन, ये बताइए। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपने जो किताब पढ़ा तो आपने कितना समझा, क्या केवल आप रटंतु तोता तो नहीं हो जो आप वहां से पढ़ के आए, याद करके आए और यहां पर लिख दिया, जैसे बीए में लोग लिखते हैं। आपकी समझ क्या है, वो एग्जामिनर आपको यूपीएससी में टेस्ट करना चाहता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ सजेशन यू विल गिव फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो हमने अभी चार हमने पॉइंट की व्याख्या किया। अब 5वां पॉइंट बताइए आप कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों को राज्यों में लागू करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा राज्यों का सलाह लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट भाग है, क्योंकि केंद्र की जो सूची है और राज्य की जो सूची है, ये दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अगर एक दूसरे को सलाह लेने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। और इन दैट सिचुएशन क्या होगा, ना तो केंद्र अपने सूची को राज्यों में
उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा, और ना राज्य की जो सूची है वो अगर केंद्र हस्तक्षेप करेगा तो वो भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात जमती नहीं है। लेकिन जो समवर्ती सूची है, जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो उसमें सलाह मशविरा विचार करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रभाव को कम करना। अभी क्या है, अखिल भारतीय सेवा क्या है, वर्चुअली राज्यों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन चला रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के द्वारा। जैसे एग्रीकल्चर का हेड कौन है यहाँ पर एमपी में या यूपी में या बिहार में, विभाग का हेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा। और इन लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था किया हुआ है कि जो राज्यों के जो स्टेट सर्विसेज से जो compete करते हैं एसडीएम, तो वो उनका इस प्रकार से हिसाब किताब है कि वो डिसीजन मेकिंग पद पर पहुंच ही नहीं सकते। वो पूरे जिंदगी 32 साल तक नौकरी करने के बाद भी, 35 साल की नौकरी के बाद भी वो हमेशा एक सेकंड रेट ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, आप डीएसपी से मान लो आईपीएस, पहले आईपीएस आपको ग्रांट होगा, उसके बाद में आप एसपी बनोगे, तब तक आपकी उम्र माने आपकी सर्विस जो है ना ऑलरेडी 22 साल हो चुकी होगी। उसके बाद में डीआईजी बनने के लिए आपको 14 साल आईपीएस का होना जरूरी है, 13 साल, ठीक नहीं, डीआईजी के लिए 14 साल, और उसके बाद फिर 4 साल आपको चाहिए आईजी बनने के लिए, फिर 4 साल चाहिए आपको एडीजी बनने के लिए। ठीक है, और उसके बाद 6 साल चाहिए आपको डीजी बनने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि एक आईपीएस जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है वही डीजी बन सकता है, क्योंकि जब उसकी सर्विस 30 साल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने नौकरी किया और 20 साल के बाद में आपको आईपीएस मिला, भले ही आपको 8 साल बैकग्राउंड से पीछे से आपको आईपीएस दिया गया, तो 12 साल तो आपकी सर्विस गई ना। तो अब आपका जो आईपीएस का निर्धारण क्या होगा, मान लीजिए आपने 2021 में आईपीएस कंप्लीट किया, ठीक है, आपको 2035 में या 40 में 20 साल की नौकरी के बाद में आपको आईपीएस ग्रांट हुआ, अगर आप डीएसपी हैं, आपको 8 साल का बैक से जो है ना आपको सीनियर, तो आप 2031 से आईपीएस माने गए। तो अब आपको डीजी बनने के लिए, जो कि असली विभाग का डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वही निर्णय लेता है पुलिस विभाग के बारे में, तो क्या आपके पास 30 साल की सर्विस है, क्या आप डीजी बन सकते हैं? नहीं है, आप एडीजी तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग अब बात स्वरूप एडीजी डीएसपी से भी बने हैं, लेकिन अधिकांश मामले में क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप देखेंगे आईएएस में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं किसी विभाग के, वही उस विभाग को चलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो पीसीएस से जो मान लीजिए एसडीएम में आपकी नियुक्ति होगी, तो क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? कभी नहीं पहुँच सकते। आप डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का आशय है कि डिसीजन कौन कर रहा है? आईएएस कर रहा है। आईएएस कौन है? ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर है, और उसका सर्विस कंडीशन कौन निर्धारित कर रहा है? भारत सरकार। तो इसीलिए मैंने आपको पॉइंट जो चौथा जो दिया, क्या दिया, सेवाओं में प्रभाव करना, कि इस तरह से व्यवस्था हो जिसमें कि राज्य सेवा में भी जो अधिकारी कंपीट किए हैं वो विभाग के उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं, वो डीजी तक पहुंचे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मोनोपोली, एकाधिकार। जैसे अंग्रेज के ज़माने में एकाधिकार क्या था दोस्तों, कि अंग्रेज अफसर ही सारे पदों पर बैठे रहते थे। कोई हिंदुस्तानी उस ज़माने में 1920 के पहले कलेक्टर नहीं हो सकता था। ठीक है, एसपी नहीं हो सकता था। हालांकि 1919 के एक्ट के बाद 1921 के बाद में उन्होंने हिंदुस्तानियों को भी सेवा परीक्षा में अवसर दिया, आप लोग पढ़ेंगे उसको। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, पहले तो उनका तो ऑलरेडी 250 वर्ष तो शासन कर चुके थे। ठीक है, अभी 1947 में आज़ादी कर दिया हम लोगों को, तो 25-26 साल जो आज़ादी से पहले हिंदुस्तानियों को मौका बना, और वो भी कुछ अनुपात में 10%, 15%, क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन का सिलेबस इस प्रकार का बनाया था कि जिसमें कि अधिकांश हिंदुस्तानी कम्पीट नहीं कर सकते थे जी।
और एज भी बहुत कम रखा था। और क्या दोस्तों, और क्या सलाह दे सकते हैं? अभी आप देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा था पहले के वीडियो में कि बहुत सारे जो कानून हैं जो राज्य असेंबली के द्वारा पास किए जाते हैं, उसको गवर्नर क्या करता है, अपने पास रख लेता है कंसिडरेशन के लिए, और फिर वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को भेज देता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट कितने दिन तक रखेगा ये कोई निश्चित नहीं है, तो वो क्या होता है, डेड हो जाता है। अब सुझाव क्या है? सुझाव आप ये देंगे कि जो प्रेसिडेंट का जो डिटो पावर है उसको फिक्स करो टाइम, 6 महीने के अंदर में आपको या तो उस बिल को पास करना होगा या उसको वापस करना होगा या रिजेक्ट करना होगा, और रिजेक्ट करना होगा तो किस कारण से आप रिजेक्ट करें ये भी लिखो, और उसके लिए म्याद फिक्स करना। अब चौथा, पांचवा, छठा नंबर क्या होगा, प्रेसिडेंट पावर हिंदी में लिख देते हैं, राष्ट्रपति वीटो पावर, वीटो पावर का फिक्सेशन का हिंदी क्या होगा, पावर का तिथि निर्धारित करना। ऐसा कुछ नहीं है, वहां नियम नहीं है ऐसा। ये नियम कहाँ है मालूम है आपको? जहां पर कि केंद्र जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा, आप कंफ्यूज मत होइए, और उसने, राष्ट्रपति ने उसको दोबारा विचार विमर्श करने के लिए भेजा, समझ रहे हैं आप? या जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल पास हुआ, दो जगह बात कर रहा हूं मैं, सुन रहे हैं? पहला, केंद्र सरकार ने कोई निर्णय किया, ध्यान दीजिए, और केंद्र सरकार निर्णय के बाद में वो अमल कब आएगा, जब राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे। या दूसरा क्या होगा, जब कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद में कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया तो क्या हो जाए, बिल क्या हो जाता है, कानून, लॉ। अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ये धारा 74 में जो 44वां संशोधन है, उसमें स्पष्ट रूप से जनता गवर्नमेंट के समय में यह संशोधन आया था, उसको ठीक से पढ़िए, तो उसमें क्या है कि रिकंसिडरेशन का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। लेकिन एक बार भेजने के बाद में संसद किसी बिल को राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए सुझाव को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, या केंद्र सरकार किसी कानून, किसी प्रपोजल को उनके द्वारा जो कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूव किए गए उसको मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। अगर बिना माने हुए वैसे के वैसे वापस कर दिया कैबिनेट ने, तो उस समय में प्रेसिडेंट के पास में और कोई रास्ता नहीं होगा एक्सेप्ट टू साइन ओवर द बिल एंड टू मेक इट लॉ और एक्ट। और उसी तरह से संसद में मामला है कि अगर संसद ने राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए सलाह को मान लिया, नहीं माना और वैसे को वैसे वापस कर दिया, तो प्रेसिडेंट विल हैव नो चॉइस एक्सेप्ट टू साइन ओवर द बिल। समझ रहे हैं? वो आर्टिकल 74 में करिएगा। और लेकिन ये जो मामला है, जब किसी विधानसभा के साथ में, विधानसभा का जो कोई प्रस्ताव पारित है या राज्य के कैबिनेट के द्वारा कोई प्रपोजल भेजा गया, राज्य के कैबिनेट के द्वारा जो प्रपोजल, उसको आप प्रस्ताव समझ लीजिए, और असेंबली के द्वारा जो प्रस्ताव उसको बिल समझिए, दोनों दो चीजें हैं ना। अगर मान लीजिए गवर्नर के पास गया, पहले तो गवर्नर के पास ही भेजा था, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ठीक है, तो वहां पर अगर आपका कहना क्या है कि प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, और मान लीजिए कि वहां के विधानसभा ने उनकी बात को नहीं सुना, उनके सलाह को नहीं माना और वैसे को वैसे पुनः भेजा, तो उस स्थिति में भी प्रेसिडेंट को अख्तियार है कि वो बिल को अपने ठंडे बस्ते में रख ले, वहां पर ये रूल लागू नहीं है। तो अब इसमें फिक्सेशन करने का या तिथि निर्धारित करने का काम होना चाहिए, जिससे कि
राज्यों के जो अधिकार हैं, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बिल हैं प्रेसिडेंट के पास में रखे हुए हैं जब से देश में संविधान लागू हुआ कि जो वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और प्रेसिडेंट ने उसके तरफ कभी ध्यान दिया भी नहीं। तो ये सलाह क्या है, सलाह ये है कि ये प्रेसिडेंट को अख्तियार है कि बिल को रिजेक्ट कर दे या कुछ मॉडिफाई करके या संशोधन करके राज्य के विधानसभा में भेजे, ये ठीक है, लेकिन विथ होल्डिंग द बिल फॉर माने अनिश्चित काल के लिए, क्या बोलेंगे उसको, साइनी डाई, हिंदी अंग्रेजी में साइनी डाई के लिए नहीं होना चाहिए, उसको टाइम फिक्स करिए। और अगर आप बिल को विथ होल्ड कर रहे हैं तो आप कारण भी लिखिए कि किस कारण से हम बिल को विथ होल्ड कर रहे हैं और ये नेशनल इंटरेस्ट में किस तरह से ये अगेंस्ट में है, विरोध में है, ये भी आपको लिखना होगा। भाई सबसे सुप्रीम चीज क्या है, ये ध्यान देने लायक चीज है, सुप्रीम चीज है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के लिए ही फॉरेन पॉलिसी बनती है, राष्ट्रीय हित के लिए इंटरनल पॉलिसी बनती है। सरकार भी काम किस लिए करती है, फॉर व्हाट, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसका फंक्शन क्या है, उद्देश्य क्या है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन या कंट्री। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में अगेंस्ट है तो कैसे है, आप उसकी व्याख्या लिखिए, पब्लिक डोमेन में लाइए उसको, अखबार में भी छपेगा कि व्हाई इट इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हाई प्रेसिडेंट हैज withheld his assent on certain bill passed by the assemblies। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। एक आप सुझाव दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया धारा 356 के तहत में, तो अमूमन उसकी मियाद रहती है 3 इयर्स तक, तो आप कर सकते हैं जो आपको मैंने बताया था उस दिन। उसके बाद में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आपको। उसके पहले जो राज्यपाल है उस राज्य का, वो कोशिश करे कि किस पार्टी के नेता के पास में बहुमत है, और ये जो गिनती जो होता है ना राज्यपाल भवन में कि आपके पास कितना एमएलए है, कितना एमपी है, ठीक है, लिस्ट है, लेकिन असली जो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, जो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर था उसको क्या नाम बोलते हैं, तो फ्लोर टेस्ट में ही होना चाहिए। जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, और कमलनाथ वो समझ नहीं हटा नहीं दिया गया, वो खुद फ्लोर टेस्ट में नहीं आया, वो समझ गया कि मेरे पास में बहुमत नहीं है और जाके इस्तीफा दे दिया। तो जो किसके पास में बहुमत है या नहीं, उसका निर्धारण कहाँ होगा, नहीं विधानसभा में, विधानसभा के पटल पर इसका टेस्ट होना चाहिए। नहीं, अभी आपको सलाह लिखना है, हम सुझाव की बात करें, हो क्या रहा है इसके बारे में मत जाओ। आपको ये कहना है कि ताकि किसी प्रकार का मैल प्रैक्टिसेस या हॉर्स ट्रेडिंग या पैसे का खेल नहीं हो, और मनमानी तौर पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, जैसे कि महाराष्ट्र में किया था अभी। इससे केंद्र और राज्य के संबंध बिगड़ेंगे। कोई एक राज्य की बात यहां नहीं हो रही है, यहां हो रही है बहुत सारे राज्यों की और केंद्र की बीच की बात। और बहुत सारे, जैसे बंगाल मेमोरेंडम में तो ये भी बताया, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने कहा था कि 75% जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उसका, केंद्र और राज्यों का जितना भी जनरेशन होता है उसका 75% जो है वो राज्यों को दे दिया जाए और 25% ही केंद्र के पास रखे। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि केंद्र को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करना है। क्यों, ये भी लिखिएगा कि हमारा देश जो है वो दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। 4000 किलोमीटर हमारा चाइना से बाउंड्री है, 1500 के लगभग बाउंड्री हमारा पाकिस्तान के साथ में है। ठीक है, और ये दोनों दुश्मन राष्ट्र हैं। तो केंद्र सरकार को एक मजबूत ताकतवर सेना रखना होगा, उसको
हमेशा अपने डिफेंस में नए नए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को उसमें शामिल करना होगा, ताकि अगर कोई युद्ध की हालत हो तो 1962 जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए, जब चाइनीज फोर्स गुवाहाटी के आसपास तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो ये राज्यों का जो तर्क है कि 75% जो है ना हमको दे दो, वो ठीक नहीं है। लेकिन केंद्र को भी ये देखना चाहिए कि जो बैकवर्ड स्टेट हैं और उस बैकवर्ड स्टेट में भी जो बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो कम्युनिटी है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब मान लीजिए, अब मैं एक उदाहरण देता हूं। आप लोग क्या समझते हैं, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है? सबको यह अंदाजा है ना, अमेरिका तक के लोगों को मालूम है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है कि नहीं है? लेकिन दरअसल बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं है। बिहार मध्य प्रदेश से भी रिच स्टेट है। अब क्यों, वो मैं बता देता हूं। ये मैंने आपको आज कोई नहीं बताया होगा। नहीं, आप सुन तो लीजिए। बिहार में अभी भी सामंतवादियों का बोलबाला है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बिहार के जो अपर क्लासेस हैं वो अमेरिका के किसी भी अपर क्लासेस के बराबर हैं, इंटेलेक्चुअली और इकोनॉमिकली, और हिंदुस्तान के किसी भी महाराष्ट्र के जो अपर क्लास है उसके टक्कर के, और उनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 5000 वर्षों का अपना देश का इतिहास रहा है ना, उसमें बिहार और यूपी का, जिसको पहले पुराने जमाने में आर्यावर्त कहा जाता था, ये हिस्सा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, लेकिन गरीबी कहाँ है वहाँ? जो 10% जो लोग हैं उनको एफ्लुएंस है, मतलब एफ्लुएंस मतलब धन, और 90% क्या है, गरीबी। और मिडिल क्लास का, लैक ऑफ मिडिल क्लास इन बिहार और ईस्टर्न यूपी। ठीक है, तो और वो जो 90% गरीब, वो कौन कौन लोग हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये जो कम्युनिटी हैं, मुसलमान, अधिकांश मामले मुसलमान, मैंने 90% मुसलमान, बिहार में मुसलमानों की भी तादाद बहुत अच्छी खासी है। तो ये जो कौम हैं इनमें बहुत ज़्यादा गरीबी है और इनमें संपन्नता अभी तक नहीं आई। कुछ लोगों के पास में संपन्नता है, ठीक है, और संपन्नता उनका बहुत ज़्यादा है, जो कि देश के अन्य हिस्सों के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दूसरे जगह आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे बिहार के लोग मिल जाएंगे, टॉपर लोग। और जेएनयू में चले जाइए आप, उसका अंदाज़ा लग जाएगा आपको। ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन वो कितने लोगों के पास में? 10%, ओनली 10%। 90% क्या है? गरीबी। तो वो जो बैकवर्ड क्लासेस है उस पर, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लेकिन आप ये लिखिएगा कि ये कहना सही नहीं है कि जिस तरह से बंगाल मेमोरेंडम में कहा गया कि जो केंद्र सरकार के जो वित्तीय साधन हैं उसके 75% जो है वो राज्यों को बांट दिए जाएं। नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने आपको डिफेंस का बताया, और हमने ये कहा कि इसके डिफेंस को मजबूत तो केंद्र सरकार को करना ही है, साथ साथ जो राज्य में भी जो वुल्नरेबल कम्युनिटी है, एक वर्ड है वुल्नरेबल। ये वुल्नरेबल मतलब क्या होता है? दोज पर्सन्स हु आर एट द हाईएस्ट रिस्क, जो बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वुल्नरेबल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अब जैसे कि मान लो किसी ने रिवर बेड है ना, उसके अगल बगल में घर बना लिया है, तो वो क्या है? बहुत ज्यादा वुल्नरेबल है। क्यों? बाढ़ आएगी, सबसे पहले उसी का घर डूबेगा, क्योंकि ही इज एट द हाईएस्ट रिस्क। तो हमारा कहने का मतलब है, जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, या मुसलमानों में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, उनको प्राथमिकता के स्तर पर उसको दूसरे कम्युनिटी के बराबर लेवल में लाना,
या नहीं तो कम से कम इतनी व्यवस्था करना ताकि वो बेयर मिनिमम की पूर्ति कर सकें। अब बेयर मिनिमम दोस्तों क्या होता है? बेयर मिनिमम होता है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो उसका प्रोविज़न होना, ये इसको बोलते हैं बेयर मिनिमम। कम से कम न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये 2 कारणों से जरूरी है। एक तो अगर ये पूरा नहीं होगा तो हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, उसका इफेक्ट क्या होगा कि देश में अमन, चैन, शांति खतरे में पड़ जाएगी। तब क्या होगा? कानून और व्यवस्था की स्थिति निर्मित होगी और चोरी चकारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जब लोग भूखे रहेगा तो एक भूखे आदमी से ईमानदारी की, देश की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो वो क्या करेगा? दूसरे घरों में घुसेगा, सेंधमारी करेगा, लूट करेगा, डकैती करेगा। फिर स्टेट को क्या करना होगा? बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती करनी होगी, ठीक है? वो भी संसाधन, फिर अगर ज़्यादा पैमाने पर पुलिस की भर्ती करोगे तो क्या होगा? आपका ज़्यादा संसाधन उसमें लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप बेयर मिनिमम पर पूरा फोकस करो ताकि देश में अमन, चैन, शांति बन सके, ठीक है? तो दोस्तों, आप जो अभी सरकारिया कमीशन है या पुंछी कमीशन है, इसके रिकमेंडेशन को पूरा पढ़ेंगे। बंगाल मेमोरेंडम, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कांग्रेस सरकार ने 1986 में मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में गठित किया था, उसको पढ़ेंगे। उसमें से ही आपको निचोड़ मिल जाएगा और जो सारे पॉइंटों की व्याख्या मैंने किया है वो सारे पॉइंट्स आपको उसी में से मिल जाएंगे। और एक लास्ट में कहना चाहता हूं कि जो राज्यपाल की नियुक्ति जो अभी हो रही है वो क्या हो रही है? राज्यपाल के पद का क्या स्थिति है? हालांकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन उसके जो टेन्यूर है वो क्या है? प्रसाद पर्यंत, मतलब अंग्रेजी में ड्यूरिंग द प्लेजर। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है राज्यपालों पर? कि वो केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम करता है और केंद्र सरकार जैसे कहता है वैसे करता है, और इसलिए बहुत सारे राज्य सरकारों को वो बर्खास्त कर देता है, ठीक है? तो बहुत सारे कमीशन का ये सुझाव है, जो अभी मैंने आपको बहुत सारे कमीशन के बारे में बताया, कि राज्यपाल का भी जो टेन्योर हो, जो कार्यकाल हो, वो 5 साल के लिए फिक्स हो। अभी भी फिक्स है, लेकिन जो ड्यूरिंग द टेन्योर जो प्लेजर है, इस वर्ड को हटा दिया जाए। और जिस तरह से दूसरे जो संवैधानिक पद हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, या और जो संवैधानिक पद है जिसको हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, उसको आप सिंपल तरीके से नहीं हटा सकते। तो उसी तरह से बहुत सारे कमीशन का यह विचार है कि उनका भी जो है, राज्यपाल चूंकि एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका कार्यकाल फिक्स होना चाहिए। तो अभी दोस्तों राज्यपाल के 2 काम हैं, ये हमेशा आप हमारा वीडियो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर जरूर देखिएगा। उसमें अभी राज्यपाल के क्या 2 काम हैं? पहला है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य का क्या होता है? मुखिया। क्योंकि कोई भी कानून जो असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा या कोई भी कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जब तक गवर्नर का या राज्यपाल का दस्तखत नहीं होगा वो कानून नहीं बन सकता है, ठीक है? तो पहला तो वो राज्य का मुखिया है, वो प्रथम नागरिक है राज्य का, ठीक है? लेकिन दूसरा काम क्या है? केंद्र का एजेंट है वो, या एजेंट सब ठीक नहीं लगता है, तो केंद्र का प्रतिनिधि है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर। ये बात सही है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ये डर लगा कि जो ये गवर्नर यदि राज्य में रहेगा तो सारी जानकारी हमें
केंद्र को देता रहेगा, और राज्य सरकार अगर केंद्र के खिलाफत जाता है तो तत्काल हम ऐसा एक संवैधानिक पद को रखें जो तत्काल अपने हाथ में सत्ता ले ले। तो कुछ सुझाव ये है कि जो राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया तो है ही, इसमें तो कोई निर्विवाद तथ्य है। जो केंद्र का जो प्रतिनिधि है, जिसके कारण से राज्यपाल को अनेक प्रकार के विवादास्पद फैसले लेने होते हैं। तीसरा, उसका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, तो वो केंद्र के रहमो करम पर रहता है। तो इसमें सुधार की जरूरत है, और कम से कम जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करें। तो इसीलिए ये सब सुझाव हैं।